स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट, इस अकेले चैप्टर से ही आपकी पूरी यूनिट बन जाती है। तो देखिए एक बार इस चैप्टर में हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। स्टूडेंट, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले अब हमें पता है ना कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं इनको, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का क्या मीनिंग है? हमारे पास जो भी ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब मान लो हमने क्या किया, ये मान लो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस कार्टेशियन सिस्टम में हमने कोई पॉइंट P ले लिया और उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? एक्स वाई जेड। P हमने कोई पॉइंट लिया कार्टेशियन सिस्टम में जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। हमने क्या किया, अब तीन नए फंक्शन ले लिए u, v और w। ये तीनों फंक्शंस कैसे हैं? कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और किस किस वेरिएबल में है ये फंक्शन? एक्स वाई और जेड की फॉर्म में। v भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, w भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है और u भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। इट मीन्स हम u क्या ले रहे हैं? फाई वन ऑफ एक्स वाई जेड प्लस, और v क्या ले रहे हैं? फाई टू ऑफ एक्स वाई जेड। एंड सिमिलरली w इज इक्वल्स टू फाई थ्री ऑफ एक्स वाई जेड। अब स्टूडेंट आप एक चीज देखो, अगर मैं यहां से इसकी एक्स वाई जेड की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लूं, तो यहां से u की, v की, w की, u v w की मेरे पास एक यूनिक वैल्यू निकल के आ जाएगी। u v और w की एक्स वाई जेड को मान लो आपने एक मिनट के लिए कोई फिक्स वैल्यू दे दी है, तो यहाँ से मेरे पास u v w की एक यूनिक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से एक u v w का ट्रायड बन जाएगा। ऐसी अगर आप एक्स वाई जेड को दो अलग वैल्यू दे रहे हो तो यहाँ से u v w की दो यूनिक वैल्यू आ जाएंगी, फिर से वो दो ट्रायड निकल के आएंगे। तो इन्हीं u v w कोऑर्डिनेट्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया है? कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इनको कर्वी लीनियर ही क्यों बोलते हैं? अब स्टूडेंट देखिए, इसका भी रीजन है हमारे पास। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किस फॉर्म में होती है? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती हैं और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन हमारे पास कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, यहाँ से जैसे हमने निकाल ली ये v कर्व निकाल लिया, यहाँ से u कर्व और यहाँ से w कर्व। अब यहाँ पे u v w एक्सिस नहीं होती, जो u v w हमारे पास कोऑर्डिनेट्स लाइंस हैं, कोऑर्डिनेट लाइंस हैं, वो आपके पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी हो सकती हैं और कर्व की फॉर्म में भी हो सकते हैं। हम ये नहीं बोलते कि इस कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये u एक्सिस है, ये v एक्सिस है, ये w एक्सिस है। ये u कर्व बोलते हैं हम इसको v कर्व बोलते हैं, इसको w कर्व, क्योंकि इसकी एक्सिस क्या है? कर्व्ड फॉर्म में है, कर्व है वो, इसलिए कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स हम इनको बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स पता चल गए होंगे सबको क्या होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करते हैं इसके अंदर, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में जैसे कार्टेशियन में आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस थी, और सरफेस क्या होते थे, जैसे एक्स वाई प्लेन ले लेते थे, वाई जेड प्लेन ले लेते थे और जेड एक्स प्लेन ले लेते थे, या एक्स वाई सरफेस, वाई जेड सरफेस, इस तरह से लेते थे। अब कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में आपके सरफेसेस और कर्व्स काम करती हैं, सरफेसेस एंड कर्व्स। अब हमने पढ़ा है स्टूडेंट कि वेक्टर इंटीग्रेशन के चैप्टर में पढ़ा था, अगर मैं मतलब कर्व की बात करती हूँ, इट मीन्स मैं किस में बात करती हूँ? सिर्फ एक वेरिएबल में बात करती हूँ। ठीक है, मेरे पास अब कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं क्या? u, v और w। अगर इन u, v, w में मैं v को v नॉट फिक्स कर दूं, w को w नॉट फिक्स कर दूं, ये एक तरह से कांस्टेंट फंक्शन हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट फंक्शन हमने इनको फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वेरी कौन कर रहा है? u वेरी कर रहा है। अब जब तीनों कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास एक वेरी करे कोऑर्डिनेट और बाकी दोनों फिक्स हो जाएं, तो उससे जो हमारी कर्व बनती है उस कर्व को हम क्या बोल देते हैं? u कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर मैं u v w कोऑर्डिनेट्स में
u को फिक्स कर दूं u नॉट, w को फिक्स कर दूं w नॉट, और v वेरी कौन कर रहा है अब यहाँ पे, v वेरी कर रहा है, तो इससे जो कर्व बनेगी वो होगी हमारी v कर्व। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाई थी, ये आपकी u कर्व है, इट मीन्स यहाँ पे v और w फिक्स होंगे। v कर्व है तो यहाँ u और w फिक्स चलेंगे, वेरी सिर्फ v करेगा, और w कर्व में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ w वेरी करेगा, बाकी सब फिक्स होंगे। जैसे आप x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में बात करते हो कि आपका इस पूरी एक्सिस पे y एक्सिस पे y वेरी करता है, बाकी सब जीरो चलता है, यहाँ जीरो चलता है, यहाँ पे बस हमने ये बोल दिया कि वो फिक्स है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे एक्स एक्सिस पे वाई जेड जीरो होते हैं, सिर्फ एक्स वेरी करता है, यहाँ पे हमारे फिक्स है, सिर्फ वो वेरिएबल वेरी कर रहा है, तो ये यू कर्व बन जाएगी, वी कर्व बन जाएगी। ऐसे डब्ल्यू कर्व में हमारे पास क्या होगा, जब डब्ल्यू वेरी करेगा और बाकी दोनों फिक्स होंगे तो ये बन जाएगी डब्ल्यू कर्व। तो तीनों कर्व समझ में आ गई होंगी सबको। इसके बाद हमारे पास सरफेसेस आ रहे हैं। सरफेसेस का क्या मीनिंग है, अब जैसे आपने वेक्टर इंटीग्रेशन के चैप्टर में पढ़ा था, सरफेसेस में हमारे पास क्या होता है, कितने वेरिएबल का काम चलता है, 2 वेरिएबल्स का काम चलता है। ठीक है, अब क्या होगा, यू वी डब्ल्यू, अगर मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं, इसमें मैंने क्या किया, वी और यू को तो वेरी करवा दिया और फिक्स किसको कर दिया, डब्ल्यू को फिक्स कर दिया डब्ल्यू नॉट। अब एक टाइम पे 2 वेरिएबल वेरी कर रहे हैं, तो यहां से जो ये आपका सरफेस बनेगा वो क्या सरफेस बन जाएगा, यू डब्ल्यू या यू वी सरफेस। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यू वी डब्ल्यू में क्या कर रहे हो, u को फिक्स कर रहे हो u नॉट, और v और w को वेरी करवा रहे हो, तो यहां से बन जाएगा आपका v w सरफेस। सिमिलरली v को आपने फिक्स कर दिया, u और w को आप वेरी करवा रहे हो, तो u w आपका या w u आपका सरफेस बन जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात अभी बोली थी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमने क्या पढ़ा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों कोऑर्डिनेट आपके एक्सिस जो हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स में ऐसा नहीं होता। जब भी आप वर्ड बोलोगे कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये तीनों कर्व आपकी या तीनों सरफेसेस आपके परपेंडिकुलर होंगे, जब तक आप उनके साथ ऑर्थोगोनल वर्ड नहीं लगाओगे। मीन्स ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स नहीं बोलोगे तब तक आपके कोऑर्डिनेट्स ऑर्थोगोनल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, जहां पे जो ये 3 सरफेस जो हमने अभी निकाले, यूवी सरफेस, वी डब्ल्यू और डब्ल्यू यू सरफेस, अगर ये तीनों आपस में ऑर्थोगोनल हो जाते हैं तो आपके कोऑर्डिनेट्स कैसे बन जाते हैं, ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स। देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको क्या बोला कि हमारे जो ये 3 यूवी डब्ल्यू कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन जनरल जब हम बात करें, ये ऑर्थोगोनल अपने आप तो होते नहीं है। ठीक है, ऑर्थोगोनल नहीं होते तो अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई करें तो ये ऑर्थोगोनल बन भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वही कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई करके हमारे जो ये कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट है ये ऑर्थोगोनल बन जाते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, स्टार्टिंग में ही हमने क्या लिया था, यूवी डब्ल्यू 3 क्या लिए थे, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, किस किस वेरिएबल में, एक्स, वाई और जेड में। तो यू को हमने क्या मान लिया, यू क्या है, φ1 फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वी को हमने क्या लिया, φ2 ऑफ एक्स वाई जेड, और डब्ल्यू को क्या लिया, φ3 ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, 1 मिनट के लिए मान लो, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं, मान लो u आपका क्या है, u इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5y प्लस 6z, और v क्या है 7x प्लस 8z, और w क्या है 8y माइनस 9z। इस तरह से मान लो ये फंक्शन है। अब जब आप अब ये u एक्स वाई जेड की फॉर्म में, इनको सिंप्लीफाई करके एक्स वाई जेड की आप वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स वाई जेड की वैल्यू स्टूडेंट्स किस फॉर्म में निकलेगी, एक्स की वैल्यू भी आप यूवी डब्ल्यू के फॉर्म में निकाल सकते हो, वाई की वैल्यू भी यूवी डब्ल्यू के फॉर्म में निकाल सकते हो, और जेड की भी इसी फॉर्म में निकाल सकते हो। तो जब आपने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्स क्या बन जाएगा, मान लो एक्स आपका बन जाएगा 2u प्लस 5v प्लस 7w, वाई भी इसी फॉर्म में बन गया, जेड भी थोड़ा इसी तरीका का बन गया। तो इसको आप क्या बोलोगे कि एक्स क्या है, एक फंक्शन है ना यूवी डब्ल्यू का, फंक्शन बन गया ना यूवी डब्ल्यू का, तो इसको हमने डिनोट कर दिया एक्स इज अ फंक्शन φ1 ऑफ यूवी डब्ल्यू। ऐसे ही y को जब y के लिए जब सॉल्व करोगे तो
y is function psi 2 of UVW. Similarly, z is function psi 3 of UVW. ठीक है, अब सबको याद होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर मुझे कोई पॉइंट P x y z दिया हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं किससे डिनोट करती थी, r वेक्टर से, और क्या लेके चलती थी इसको, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के. ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है. इस एक्स वाई जेड की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ. मेरे पास क्या बन जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू साई 1 UVW प्लस साई 2 UVW प्लस साई 3 UVW. इट मीन्स आर वेक्टर मेरे पास क्या बन गया, आर वेक्टर है ना, तो एक वेक्टर फंक्शन बना, तो इसको मैंने एफ वेक्टर ले लिया. और किस किस वेरिएबल का बन गया अभी, UVW का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया UVW. अभी तक क्या बना मेरा, आर वेक्टर इज अ फंक्शन, वेक्टर फंक्शन ऑफ वेरिएबल UV एंड W. आर वेक्टर हमारा ये बन गया था फंक्शन, वेक्टर फंक्शन ऑफ UVW. अब अगर मैं U कर्व के अलोंग ये वेक्टर की बात करूं, U कर्व के अलोंग, U कर्व का क्या मीनिंग है, सिर्फ U वेरी कर रहा है, V और W फिक्स है. V और W को हम क्या फिक्स कर देते हैं, V को फिक्स कर देते हैं V नॉट और W को W नॉट. तो R वेक्टर क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ U कॉमा V नॉट कॉमा W नॉट. सिमिलरली अगर मैं V कर्व के अलोंग इस वेक्टर की बात करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर फंक्शन ऑफ, अब सिर्फ V वेरी करेगा, U नॉट V W नॉट. और सिमिलरली W कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ U नॉट V नॉट और W. ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, अगर मुझे U कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए बोला जाए तो मैं टेंजेंट वेक्टर कैसे निकाल सकती हूँ. अब U कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग तीन वेरिएबल में से वेरी कौन कर रहा है, U वेरी कर रहा है. इट मीन्स इसका डेरिवेटिव मैं सिर्फ U के कॉरस्पॉन्डिंग ले सकती हूँ, ना V के कॉरस्पॉन्डिंग ना W के कॉरस्पॉन्डिंग. किसके कॉरस्पॉन्डिंग ले सकती हूँ, U के कॉरस्पॉन्डिंग. जब भी टेंजेंट वेक्टर की बात हम करते हैं तो इट मीन्स डेरिवेटिव की बात होती है. करली R बाय करली U आ जाएगा, किस कर्व के अलोंग है ये टेंजेंट वेक्टर, U कर्व के अलोंग. सिमिलरली अगर हमें V कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर निकालना हो, V कर्व के अलोंग कौन वेरी कर रहा है, V वेरी कर रहा है, तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, V के रिस्पेक्ट में. और पार्शियल क्यों जा रहा है, क्योंकि R वेक्टर किस किस का फंक्शन था, U V और W का, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. तो V कर्व के अलोंग क्या आ जाएगा, करली R बाय करली V, और W कर्व के अलोंग क्या आ जाएगा, करली R बाय करली W. अब देखो UVW तीन कर्व या तीन कोऑर्डिनेट कब हमारे परपेंडिकुलर बनेंगे या कब ऑर्थोगोनल बनेंगे, अगर इन तीनों कर्व के ऊपर जो मैंने टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ किए अगर वो टेंजेंट वेक्टर ही आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं तो हो जाएंगे ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट आपस में ऑर्थोगोनल. और टेंजेंट वेक्टर हमारे UV कर्व के अलोंग क्या है, करली R बाय करली U, करली R बाय करली V और करली R बाय करली W. इट मीन्स UVW कोऑर्डिनेट्स आपके ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब ये तीनों टेंजेंट वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे. मीन्स दो वेक्टर कब ऑर्थोगोनल होते हैं, जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है. तीन कब होंगे, जब तीनों की आपस में पेयरिंग की डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी. करली R बाय करली U डॉट करली R बाय करली V इज इक्वल्स टू 0 एंड करली R बाय करली U डॉट करली R बाय करली W इज इक्वल्स टू 0 एंड करली R बाय करली W डॉट करली R बाय करली V इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास ये कंडीशन निकल गया. ये याद रखनी है आपको कि, और ये डिराइव भी आपको करना आना चाहिए कि UVW कोऑर्डिनेट्स आपके ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको. इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर इन unit vectors in orthogonal curvilinear coordinates. आपको याद होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, I, J और K. अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हमारे UVW बन गए हैं, तो वहां पे अब IJK तो चलेंगे नहीं. IJK की जगह हमारे पास कौन आ जाएंगे, E1, E2, E3.
ठीक है, ये तीनों वेक्टर आप कब निकाल रहे हो, जब आपके कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, ऑर्थोगोनल हैं, तब आपके ये आपका यू कर्व के अलोंग बनेगा, ये वी कर्व के अलोंग और ये डब्ल्यू कर्व के अलोंग। एक बार निकाल के देख लेते हैं कैसे निकलते हैं हमारे पास। हमने तीन वेक्टर ये ले लिए हैं, ये यू कर्व के अलोंग ले लिया, यूनिट वेक्टर है, और ये हमारे पास ये वी कर्व के अलोंग ले लिया और ये डब्ल्यू कर्व के अलोंग ले लिया। आर वेक्टर हमने क्या माना हुआ था, पोजीशन वेक्टर था किसी पॉइंट पी का एक्स वाई जेड, और अभी हमने ऊपर ही निकाला है कि करली आर बाय करली यू क्या है हमारे पास, यू कर्व के ऊपर या यू कर्व की डायरेक्शन में टेंजेंट वेक्टर है, और करली आर बाय करली वी हमारे पास क्या है, वी कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर है। ऐसे ही करली आर बाय करली डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर अगर मुझे, मैंने तो इसको सिर्फ डिनोट किया ना, ये मुझे निकाल के भी तो दिखाना है कि इसकी वैल्यू आएगी क्या। E1 क्या है, यूनिट वेक्टर है यू कर्व की डायरेक्शन में। अब यू कर्व की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, जो टेंजेंट वेक्टर आपने निकाला है इसको अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा यू कर्व की डायरेक्शन में। तो इट मीन्स E1 आपका क्या बन जाएगा, करली आर बाय करली यू डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, करली आर बाय करली यू की मैग्नीट्यूड। हमने इस करली आर बाय करली यू की मैग्नीट्यूड को क्या नाम दे दिया, H1, तो ये क्या बन जाएगा 1/H1 करली आर बाय करली वी करली यू। ऐसे ही E2 क्या बन जाएगा, जो V कर्व की डायरेक्शन में आपका टेंजेंट वेक्टर आया है उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, यूनिट टेंजेंट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, जैसे हमने इसको H1 नाम दिया तो करली आर बाय करली वी की मैग्नीट्यूड को H2 नाम दे दिया, ये बन जाएगा 1/H2 करली आर बाय करली वी। सिमिलरली आपका E3 क्या बन जाएगा, 1/H3 करली आर बाय करली डब्ल्यू। अब ये ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर है ना, ये काम उसी तरह से करेंगे जैसे आई जे के काम करते थे। आई जे के क्या काम करते थे कि आई की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और के की के के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाती थी 1, और आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट आई इज इक्वल्स टू के डॉट आई क्या आ जाता था 1 आ जाता था। मीन्स खुद के साथ इनकी डॉट प्रोडक्ट 1 और किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। सिमिलरली E1 E2 E3 का भी सेम काम रहेगा कि E1 की E1 के साथ, E2 की E2 के साथ और E3 की E3 के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी 1 रहेगी, और E1 की E2 के साथ मतलब किसी दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, E1 E2 E3, और वो निकलते कैसे हैं, उनकी वैल्यू क्या आती है। ये सारे रिलेशन आपके आगे एग्जांपल्स में यूज होंगे। जब तक आपको ये थ्योरी नहीं पता होगी आप एक भी एग्जांपल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमने स्मॉल E1 स्मॉल E2 स्मॉल E3 वेक्टर निकाले थे वो कर्व यूवी कर्व के अलोंग निकाले थे। अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, सरफेस के अलोंग यूनिट वेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, सरफेस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हमने क्या ले लिए, अब हमें पता है कि डेल यू हमारे पास क्या है, डेल यू इज द नॉर्मल टू द सरफेस यू इज इक्वल्स टू यू नॉट। क्या मीनिंग है इसका, u इज इक्वल्स टू यू नॉट सरफेस का क्या मीनिंग है, जहां पे आपका यू नॉट फिक्स है, वेरी कौन कर रहा है, v और w। अगर v और w आपके वेरी कर रहे हैं तो इट मीन्स, जैसे आपने थोड़ा सा याद दिलाती हूँ समझने के लिए इजी हो जाएगा, जैसे आपने एक्स वाई प्लेन, जब सरफेस की बात करते थे हम एक्स वाई प्लेन में, आप अगर यूनिट नॉर्मल की बात करते थे तो वो किस डायरेक्शन में जाता था, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाता था। अब यहाँ प्लेन कौन सा है, VW प्लेन है। VW प्लेन पे जो आपका यूनिट नॉर्मल जाएगा किस डायरेक्शन में जाएगा, यू कर्व की डायरेक्शन में, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, डेल यू। सिमिलरली v इज इक्वल्स टू वी नॉट मीन्स UW प्लेन में हमारे पास जो यूनिट नॉर्मल जाएगा या नॉर्मल वेक्टर जाएगा किस डायरेक्शन में जाएगा, UW प्लेन है ना, तो बचा कौन सा, v, डेल v जाएगा, v कर्व की डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ही W इज इक्वल्स टू W नॉट फिक्स है ना, U और V वेरी करें, मतलब UV प्लेन में आपका जो नॉर्मल वेक्टर है किस डायरेक्शन में जाएगा, W की डायरेक्शन में, वो क्या बन जाएगा, डेल W।
ये सिर्फ नॉर्मल वेक्टर निकले हैं आपके हर एक सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन हमें क्या निकालने होते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने होते हैं। तो नॉर्मल को ही यूनिट में मैं कैसे कन्वर्ट कर दूंगी, इस डेल यू को मैंने डिवाइड कर दिया इसके मैग्नीट्यूड से, ऐसे ही डेल वी को डिवाइड कर दिया इसके मैग्नीट्यूड से, और डेल डब्ल्यू को डिवाइड कर दिया इसके मैग्नीट्यूड से, और इसको नाम दे दिया कैपिटल E1 कैप, यूनिट वेक्टर है क्योंकि, E2 कैपिटल E2 कैप इसको नाम दे दिया, और कैपिटल E3 कैप इसको नाम दे दिया। स्टूडेंट ये सारे रिलेशन आपको याद रहने चाहिए, आगे इन सब का यूज होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, जितने भी मैं आर्टिकल करवा रही हूँ वो सारे आर्टिकल आपको करने पड़ेंगे जरूर, इनके बिना काम नहीं चल पाएगा आपका। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, हमें क्या शो करना है कि करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू एंड डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम का क्या मीनिंग है, आपने फर्स्ट चैप्टर में जैसे रेसिप्रोकल सिस्टम पढ़ा था, मान लो ए डैश किसका रेसिप्रोकल है, ए का, तो इन दोनों में रिलेशन क्या रहता है कि ए डॉट ए डैश किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, और बी अगर बी डैश बी का रेसिप्रोकल है तो हमारे पास इसका रिलेशन होता है बी डॉट बी डैश इज इक्वल्स टू 1, और इनकी अगर मैं आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लेती हूँ तो वो 0 के इक्वल आ जाती है। अब देखो हमें प्रूव करना है कि ये सिस्टम इसका रेसिप्रोकल है, इट मीन्स मुझे क्या प्रूव करने की जरूरत है, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट 1 दिखा देती हूँ मैं, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट 1 दिखा देती हूँ, और इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट 1 दिखा देती हूँ, और बाकी आपस में इनकी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 दिखा दूँ हो जाएगा मेरा काम, क्योंकि रेसिप्रोकल का मीनिंग यही होता है कि जो जिसका रेसिप्रोकल है उनकी डॉट प्रोडक्ट आपस में 1 और बाकी किसी दूसरे के साथ 0 आ जाती है। अब देखो फिर से सारा पिछले ही चीजें दोबारा ही आ रही है हमारे पास। आर वेक्टर हमने क्या लिया था कि पोजीशन वेक्टर लिया था ना किसी पॉइंट पी का जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड, तो इसको लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एक्स वाई जेड हमने फंक्शन सिंप्लीफाई करके निकाला था एक्स बी यू वी डब्ल्यू का, वाई बी और जेड बी, तो इसको लिख सकते हैं साई 1 यू वी डब्ल्यू आई प्लस साई 2 यू वी डब्ल्यू जे प्लस साई 3 यू वी डब्ल्यू के। ठीक है, इट मीन्स यहां से आर वेक्टर मेरा क्या बन गया स्टूडेंट, यू वी डब्ल्यू का फंक्शन बन चुका है। अब आर वेक्टर यू वी डब्ल्यू का फंक्शन बन चुका है, वैसे तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव की बात करूंगी, अगर मुझे इसका टोटल डेरिवेटिव निकालना हो तो मैं कैसे निकालती हूँ, आर वेक्टर अगर मेरे पास ये आप पढ़ चुके हैं सारा इस वेक्टर की बुक में पिछले चैप्टर्स में ही। डी आर मैं कैसे निकालती हूँ, पहले इस वेक्टर का ही डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, पहला वेरिएबल कौन सा यू है, पार्शियल डेरिवेटिव जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल है, करली आर बाय कर लियो, और साथ में क्या लग जाता है यहाँ टोटल के रिस्पेक्ट में डी यू, प्लस नेक्स्ट वेरिएबल करली आर बाय करली वी और साथ में डी वी, प्लस करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ये क्या निकाला हमने, टोटल डेरिवेटिव किसका, आर वेक्टर का। अब मैं दोनों तरफ डेल यू से डॉट प्रोडक्ट लूँ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, डेल यू डॉट डी आर इज इक्वल्स टू कंपोनेंट वाइज जाती जाएगी डेल यू डॉट, अब इन दोनों में से वेक्टर कौन है, ये है ना वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट तो इसी के साथ जाएगी, डेल यू डॉट करली आर बाय करली यू डी यू प्लस डेल यू डॉट करली आर बाय करली वी डी वी प्लस डेल यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ठीक है, अब ये रिजल्ट भी आपने पढ़ा है कि डेल फाई डॉट डी फाई किसके इक्वल होता था, अगर डेल फाई डॉट डी आर किसके इक्वल होता था, डी फाई के इक्वल होता था, तो मैं इस चीज को भी रिप्लेस कर सकती हूँ डी यू से। ठीक है, ये रिजल्ट सारे आप पढ़ चुके हो, इसके प्रूफ भी आप लोग देख चुके हो, तो अभी मैं सिर्फ रिजल्ट यहाँ यूज कर रही हूँ। डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, इस पूरे के इक्वल आ जाएगा। अब मैं इसी डी यू को लिख सकती हूँ 1 इंटू डी यू प्लस 0 इंटू डी वी प्लस 0 इंटू डी डब्ल्यू, वो क्या बन जाएगा, डेल यू डॉट करली आर बाय करली यू डी यू प्लस डेल यू डॉट करली आर बाय करली वी डी वी प्लस डेल यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या कंपोनेंट, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट कंपेयर करो, क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू डेल यू डॉट करली आर बाय करली यू, 0 इज इक्वल्स टू डेल यू डॉट करली आर बाय करली वी,
और 0 इज इक्वल्स टू डेल यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू। एक ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब जो काम हमने यहाँ u के साथ किया वही काम मैं v के साथ कर सकती हूँ। ये मेरे पास रिलेशन आ गया था ना। यहाँ पे मैंने जैसे डॉट प्रोडक्ट डेल u के साथ ली थी, अब मैं इस पूरे की डॉट प्रोडक्ट डेल v के साथ भी ले सकती हूँ, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, डेल v डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डेल v डॉट करली आर बाय करली u डी यू प्लस डेल वी डॉट करली आर बाय करली वी डी वी प्लस डेल वी डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। इसको फिर से क्या लिख सकती हूँ मैं, वहाँ डी यू लिखा था, यहाँ क्या लिख सकती हूँ डी वी। इस डी वी को क्या लिख सकती हूँ 0 इंटू डी यू प्लस 1 इंटू डी वी प्लस 0 इंटू डी डब्ल्यू। फिर से कंपोनेंट कंपेयर करो कॉरस्पॉन्डिंग, क्या आ जाएगा, डी यू का कोफिशिएंट यहाँ क्या है डेल वी डॉट करली आर बाय करली यू, और यहाँ क्या है 0। डेल वी का कोफिशिएंट, डी वी का कोफिशिएंट यहाँ क्या है डेल वी डॉट करली आर बाय करली वी, और डी वी का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1। किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। ऐसे ही ये थर्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सिमिलरली यही काम आप कर सकते हो, डेल वी की जगह डेल डब्ल्यू के साथ दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लो, वहां क्या आ जाएगा डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू बन आ जाएगा, बाकी दोनों 0 आ जाएंगे। देखो हमारे पास सारे रिजल्ट क्या आ गए हैं, डेल यू की डॉट प्रोडक्ट करली आर बाय करली यू के साथ 1 आई है, डेल वी की डॉट प्रोडक्ट करली आर बाय करली वी के साथ 1 आई है, और लास्ट में डेल डब्ल्यू की डॉट प्रोडक्ट करली आर बाय करली डब्ल्यू के साथ 1 आ जाएगी, बाकी सब के साथ 0 आ जाएगी। तो क्या मीनिंग निकला, ये निकल तो गया हमारे पास यही रिजल्ट कि इसकी इसके साथ 1 आ गई डॉट प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ 1 आ गई और इसकी इसके साथ 1 आ गई। यही हमें प्रूव करना था कि जो रेसिप्रोकल है उनकी तो आपस में 1 आ जाएगी डॉट प्रोडक्ट, और जो रेसिप्रोकल नहीं है उनकी आपस में 0 आ जाएगी। तो हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया कि ये दोनों सिस्टम में आपस में कैसे हैं रेसिप्रोकल सिस्टम। अब रेसिप्रोकल सिस्टम है स्टूडेंट्स, तो आपने जैसे कार्टेशियन सिस्टम में रेसिप्रोकल सिस्टम पढ़ा था, तो वहां पे ए डैश की वैल्यू क्या निकाल लेते थे, बी क्रॉस सी बाय ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे ही बी डैश क्या निकलता था, सी क्रॉस ए बाय ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे भी अभी रेसिप्रोकल सिस्टम बन गया है ना, इसी तरह से काम करेंगे। मीन्स अगर यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि करली आर बाय डेल यू की मान लो आपको वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या बन जाएगी करली आर बाय करली वी क्रॉस करली आर बाय करली डब्ल्यू डिवाइड बाय करली आर बाय करली यू करली आर बाय करली वी करली आर बाय करली डब्ल्यू की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे ही डेल वी निकालोगे तो वो क्या बनेगा करली आर बाय करली डब्ल्यू क्रॉस करली आर बाय करली यू, नीचे वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे ही डेल डब्ल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल इसी की तरह काम करेंगे ये हमारे अब रेसिप्रोकल सिस्टम। इसके बाद स्टूडेंट एक और छोटा सा हमारे पास रिलेशन है, ये भी आपका एग्जाम्पल तभी हो पाएगा फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल जब आपको ये रिलेशन पता होगा। रिलेशनशिप किसके बीच में है, ये E1 E2 E3 एंड डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा है कि ये डेल यू डेल करली आर बाय करली यू डेल यू का रेसिप्रोकल है, करली आर बाय करली वी डेल वी का रेसिप्रोकल है, करली आर बाय करली डब्ल्यू डेल डब्ल्यू का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से मैं ये रिलेशन निकाल सकती हूँ कि डेल यू मेरा किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। अब यहाँ से फिर वो रिजल्ट यूज करो जो हमने बिल्कुल फर्स्ट आर्टिकल आज ही किया था कि E1 हमारा किसके इक्वल आया था 1 बाय H1 करली आर बाय करली यू के इक्वल, और E2 किसके इक्वल आया था 1 बाय H2 करली आर बाय करली वी के इक्वल। अब यहाँ करली आर बाय करली वी है ना, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 1 बाय अच्छा करली आर बाय करली वी की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या बन जाएगी H2 E2 बन जाएगी H2 E2, और करली आर बाय करली डब्ल्यू क्या बन जाएगा क्रॉस H3 E3। यहाँ पे भी सेम आपका चलेगा H1 E1 H2 E2 H3 E3। अब ये H1 H2 H3 ये सब क्या है स्केलर फंक्शन है, बाहर निकाल सकते हैं इनको। क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ
ये आपका बनेगा H2H3 जब बाहर आ गए E2 क्रॉस E3 और नीचे H1H2H3 आ जाएंगे और अंदर क्या बचेगा E1 E2 और E3 की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि जैसा IJK का काम चलता है वैसे ही E1 E2 E3 का रोल चलेगा। वहां पे आपके पास क्या होता है, J क्रॉस K किसके इक्वल होता है, I के इक्वल। अभी E2 क्रॉस E3 इसी के पैरेलल किसके इक्वल जाएगा, E1 के। H2H3 E1 और जैसे IJK की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 के इक्वल होते हैं तो E1 E2 E3 की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल जाएगी, 1 के इक्वल। तो ये क्या बनेगा, H1 H2 H3, H2 H3 से ये कैंसिल, बचेगा क्या, E1 H1। मतलब ये मेरे पास डेल U की वैल्यू क्या आ गई है, E1 H1। सिमिलरली डेल V की वैल्यू क्या निकालोगे, जनरलाइज कर ही सकते हैं, E2 H2 और डेल W की क्या आ जाएगी, E3 H3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए। और ऐसे ही हमारे पास आगे भी एक दिया हुआ है कि E1 हमारे पास किसके इक्वल है, E2 क्रॉस E3 के इक्वल है। सिमिलरली हमारे पास ये क्या बन जाएगा, E1 किसके इक्वल था, ये लिख सकते हैं इसको H2H3 डेल V क्रॉस डेल W। ठीक है, ये सारे रिलेशन आपको आगे के एग्जाम्पल करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारी थ्योरी तो हो गई है। अब इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल्स, अभी एक बार 2-4 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो अभी हमने थ्योरी की है उस पे बेस्ड 1-2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब उन एग्जाम्पल्स के लिए सबसे पहले जो जो रिलेशन आपने अभी तक डिराइव किए ना उनको एक जगह लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करने में इजी हो जाए। सबसे पहले हमने क्या किया था, E1 E2 E3 की वैल्यू निकाली थी जो आपके UVW कर्व के अलोंग यूनिट वेक्टर थे। फिर कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल E3 की वैल्यू निकाली थी जो आपके तीनों सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट नॉर्मल थे। फिर आपने क्या प्रूव किया था कि आपके पास ये दोनों सिस्टम कैसे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम है, ये रिलेशन आ गया था वहां से। फिर क्या किया था आपने, डेल यू और करली आर बाय करली इन सब के रिलेशन आपने निकाले थे, ये निकल गए थे आपके रिलेशन। अब सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको क्या प्रूव करना है, UVW आपको ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। आपको प्रूव करना है कि डेल यू किसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, 1/H1। ऐसे ही डेल V का मैग्नीट्यूड 1/H2 के इक्वल आएगा और डेल W का 1/H3 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट देखो, अभी हमने डेल U किसके इक्वल निकाला है, E1/H1। डेल U हमारा किसके इक्वल है, E1 कैप बाय H1। मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो दोनों तरफ मैं मैग्नीट्यूड कर दूंगी। ये E1 मेरे पास क्या था, यूनिट वेक्टर था ना, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है। तो मेरे पास इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी। नीचे H1 क्या था, स्केलर फंक्शन था, पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसलिए ये हमें क्या दे रहा, 1/H1। ऐसे ही डेल V हमारे पास किसके इक्वल था, E2/H2 के इक्वल। मैग्नीट्यूड दोनों तरफ लगाओगे, E2 की मैग्नीट्यूड 1, बचेगा क्या मेरे पास, 1/H2। इसकी मैग्नीट्यूड इसके इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही डेल W की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगी, 1/H3 के इक्वल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये रिजल्ट हमारे पास। सेकंड पार्ट में देखो स्टूडेंट, हमें प्रूव क्या करना है कि E1 कैप इज इक्वल्स टू कैपिटल E1 कैप एंड E2 कैप इज इक्वल्स टू कैपिटल E2 कैप एंड E3 कैप इज इक्वल्स टू कैपिटल E3 कैप। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने वैल्यू क्या क्या निकाली थी कैपिटल E1 की। देखो स्टूडेंट, अभी हमने निकाली थी डेल U बाय डेल U का मैग्नीट्यूड, फिर डेल V बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डेल W बाय इट्स मैग्नीट्यूड। E1 देखो हमारे पास क्या है, डेल U बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अभी हमने निकाला है कि डेल U की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आई है, 1/H1 के इक्वल। तो 1/डेल U की मैग्नीट्यूड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे किसके इक्वल आ जाएगी, H1 के इक्वल। इसको लिख सकते हैं ना, 1/डेल U की मैग्नीट्यूड इंटू डेल U। और ये वैल्यू मेरे पास अभी फर्स्ट पार्ट में किसके इक्वल आई है, H1 के इक्वल। तो ये क्या बनेगा, H1 डेल U। ऐसे ही E2 क्या बन जाएगा, H2 डेल V। और E3 क्या बन जाएगा, H3 डेल W। और हमारे पास H1 डेल V का क्या मीनिंग है, H1 डेल U का क्या मीनिंग है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, E1 के इक्वल ही है हमारे पास। ऐसे ही जैसे हमने ये अभी निकाला था ना, E1/H1 डेल U के इक्वल था, तो डेल U
H1 किसके इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे E1 के इक्वल, और डेल वी H2 किसके इक्वल हो जाएगा, E2 के इक्वल, यही इसी रिलेशन से ही सारे आ गए हैं। और डेल डब्ल्यू H3 किसके इक्वल हो जाएगा, E3 के इक्वल। आ गया हमारा कैपिटल E1 स्मॉल के इक्वल, आ गए सारे, आ गए आपस में इक्वल। तो ये था आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक बार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमारे पास स्टूडेंट देखिए क्या है, आपको प्रूव क्या करना है कि E1 कैप किसके इक्वल आएगा, H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। सिमिलरली आपको H2 और ये E2 और E3 निकालने। अब स्टूडेंट देखो, हमें पता है कि डेल यू हमारा किसके इक्वल है, E1 बाय H1, जो सबसे लास्ट में आपने रिलेशन निकाला था E1 बाय H1, ठीक है। और डेल वी किसके इक्वल था, E2 बाय H2। डेल डब्ल्यू किसके इक्वल था, E3 बाय H3। अब इन्होंने मुझे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा कि E1 इसके इक्वल आ जाएगा। अब मैं डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू कैलकुलेट करके देख लेती हूँ, अगर ये सारा सिंप्लीफाई करके E1 आ जाता तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखो डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये और ये वैल्यू है हमारे पास, कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, E2 क्रॉस E3। अब ये क्या स्केलर फंक्शन है, इनकी तो क्रॉस प्रोडक्ट जाएगी नहीं, आपस में सिंपल मल्टीप्लाई होंगे, H2 H3, ठीक है। E2 क्रॉस E3 आई जे के की तरह काम करते हैं, जैसे J क्रॉस के I था, तो E2 क्रॉस E3 क्या बनेगा, E1 बाय H2 H3, ठीक है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये इधर चला जाएगा, E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। सिमिलरली आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। E2 आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा फिर, H1 H3 डेल यू क्रॉस डेल डब्ल्यू क्रॉस डेल यू, सारी वैल्यू ये पुट कर रहे हैं ना, आपके पास E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, H1 H3 डेल डब्ल्यू क्रॉस डेल यू। स्टूडेंट बस आपको ये याद रखना है कि वो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन किया हुआ हो आपने, कि U के बाद V आता है, V के बाद W, W के बाद U, डेल U क्रॉस डेल W मत लिखना इसको, डेल W क्रॉस डेल U लिखना। ऐसे ही E3 क्या बन जाएगा, H1 H2 और डेल U क्रॉस डेल V हो जाएगा। ये सिंपल बिल्कुल इन्हीं रिलेशंस को यूज करके। इसके बाद स्टूडेंट देखिए बिल्कुल छोटे छोटे 2-3 रिजल्ट। देखो स्टूडेंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी आपका ये डेल ऑपरेटर आया था, यहाँ पे भी डेल ऑपरेटर आया। डेल ऑपरेटर की बस वैल्यू अलग है, वहां पे आपके पास क्या वैल्यू होती थी, आई करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड। अब यहाँ पे ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, जैसे वहां भी की थी यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। क्या वैल्यू आएगी इस डेल ऑपरेटर की, E1 बाय H1 करली बाय करली यू, क्योंकि आपके एक्स वाई जेड तो अब जा चुके हैं, एक्स वाई जेड की जगह UVW आ गए हैं, और IJK की जगह क्या आ गए हैं, E1 E2 E3, और साथ में ये इनकी मैग्नीट्यूड जो आपने यूनिट वेक्टर अभी निकाले थे, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। E1 बाय H1 करली बाय करली यू, E2 बाय H2 करली बाय करली वी, E3 बाय H3 करली बाय करली W। ऐसे ही आपको ये आपका क्या था, डेल ऑपरेटर था। अगर आपका स्केलर फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो ये ग्रेडियंट बनाएगा, और वेक्टर फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो डाइवर्जेंस बनाएगा। ये भी कुछ रिजल्ट्स देख लीजिए स्टूडेंट्स, इनका प्रूफ नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। देखो ग्रेडियंट फाई हमारे पास क्या बन जाएगा, जो हमारा ऑपरेटर ये था ना, ये बस ऑपरेटर फाई पे अप्लाई हो जाएगा, और डेल डॉट एफ डाइवर्जेंस क्या बन जाएगा, यही ऑपरेटर आपका एफ पे अप्लाई होगा। बस या थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा, 1 बाय H1 H2 H3 करली बाय करली यू, H2 H3 F1 H3 H1 F2, इस तरह से याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही डेल, अगर आपको ये दो ऑपरेटर याद हो गए हैं तो यहाँ पे डेल क्रॉस एफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 बाय H1 H2 H3 आपका ऐसे ही चल रहा है, वहां IJK चलता था, IJK की जगह आप क्या है, H1 E1 H2 E2 और H3 E3, और करली बाय करली यू, करली बाय करली वी, करली बाय करली W, और यहाँ सिंपल F1 F2 F3 सिंपल F1 F2 F3 की जगह क्या है, H1 साथ में है, इसके H2 इसके H3। ऐसे ही ये ऑपरेटर की वैल्यूज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। इस पे बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट एक बार। थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको क्या ये रिलेशन शो करना है,
डेल डॉट A1 किसके इक्वल आ जाएगा 1/H1 H2 H3 करली बाय करली यू A1 H2 H3। डेल डॉट A1 निकालना है ना, डेल डॉट A1 रख दिया यहाँ पे। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, E1 की वैल्यू अभी हमने देखी है इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या निकली थी हमारे पास, H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W। E1 की वैल्यू पुट कर दी H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W। अब ये डाइवर्जेंस हमारे पास ये डेल डॉट अप्लाई हो रहा है ना इस पे, ये हमारे पास क्या है स्केलर फंक्शन है और ये वेक्टर फंक्शन है। डाइवर्जेंस कैसे अप्लाई होता है, फाई इंटू एफ पे, फाई के ऊपर तो ग्रेडियंट बनता है डॉट एफ, फिर फाई एज इट इज एफ के साथ डाइवर्जेंस बनाता है। हमने क्या किया, ये हमारा स्केलर फंक्शन है, इस पे ये ग्रेडियंट की तरह अप्लाई होगा, ये ग्रेडियंट बन गया डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू एज इट इज A1 H2 H3। अब ये फाई एज इट इज डाइवर्जेंस किसका, डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू का डाइवर्जेंस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये अभी था ग्रेडियंट फाई था, डॉट हमारे पास क्या था डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू हमारे पास वैल्यू क्या है इसकी, डेल वी की क्या है H2/E2 और डेल डब्ल्यू की क्या है E3/H3। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रखी हैं। E2 क्रॉस E3 जैसे J क्रॉस के किसके इक्वल होता है I के इक्वल, तो ये E1 के इक्वल आ गया, ये स्केलर है तो H2 H3 आ गए। ठीक है, डेल डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू यहाँ किसके इक्वल है E1/H2 H3, E1/H2 H3। अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया ना, ये सेकंड पार्ट में यहाँ पे E1/H2 H3 पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू हमारे पास। फिर यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा यहाँ पे। अब डेल फाई हमें पता है हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब ये 0 आपको पता होना चाहिए कि ये 0 क्यों बना, क्योंकि आई का जब आप डाइवर्जेंस निकालते हो क्या आता है 0 आता है ना, इसलिए यहाँ पे खत्म हो गया। अब डेल डॉट A1 हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस वाला ही हमने ये अप्लाई किया है E1/H1 करली बाय करली यू, और ये क्या बन जाएगा A1 H2 H3 ये चल रहा है A1 H2 H3, फिर सिर्फ डेल ऑपरेटर अप्लाई किया है इस पे। ठीक है, यहां तक आ जाएगा। सिमिलरली आप A2 E2 पे निकाल सकते हो, फिर A3 E3 पे निकाल सकते हो, सिंप्लीफाई करके आपके पास स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप एक बार खुद भी पढ़ के देखोगे, हो जाएगा आपके पास। एक बार इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है